सुदा उठो, शाबाश, आज कॉलेज नहीं जाना। वो मुकम्मल नींद में मदहोश थी, तभी उसे खिजर की झुंझलाती हुई आवाज़ आई। उसने गनुदगी में ज़रा की ज़रा उसे देखा। वो हाथों से बालों को संवारते हुए वॉशरूम में घुस गया था। उसने मौके को कीमती जानकर जल्दी से आंखें बंद कर ली। सुदा, तुम भी हद करती हो। अगर अब भी मैं ना उठाऊं तो खुद कभी ना उठना। उसके ऊपर से कंबल खींचते हुए सख्ती से कहा। वो जल्दी से उठ बैठी और अपना दुपट्टा उठाकर मरे मरे अंदाज में यूनिफॉर्म उठाकर वॉशरूम में घुस गई। वो बाहर आई तो खिजर कमरे से गायब था और किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था। असूलन तो ये काम उसके करने के थे, मगर वो अपनी नींद की वजह से मजबूर थी। वो तो पता नहीं कैसे मर मर कर और खिजर के डांट के डर से कॉलेज जाती थी, वरना दिल तो चाहता लंबी तान कर सो जाए। सुधा, तुम्हारे लेट नाइट जागने की वजह से मैं सुबह फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठ पाता। कितनी बार समझाया है, खुद भी जल्दी सोया करो और मुझे भी सोने दिया करो। खिजर फ्रिज से जूस का पैकेट निकालते हुए बोला। वो काफ़ी झुंझलाया हुआ था। मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर बचपन की आदत है, जाहिर है कुछ टाइम तो लगेगा ही, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। खिजर ने सजनिश भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, मगर उसके बिखरे बिखरे बाल देखकर खिजर का मूड ख़राब हो गया। वो आज फिर बाल ब्रश करने में डंडी मार गई थी। ये तुमने अपने बालों में ब्रश नहीं किया? खिजर ने जैम की बोतल साइड पर रखकर उससे पूछा था। मुझसे ब्रश नहीं होता, इतने बड़े बाल हैं। मैंने तो कितनी बार आपसे कहा है कि मैं बालों की कटिंग करवा लेती हूँ। शोल्डर कट होंगे तो आराम से ब्रश भी कर लिया करूँगी, वरना ऐसे ही ठीक है। वो मुंह बस बसोर कर बोली। खिजर गुस्से से देखने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने ले आया। एक तो खुद ही हर रोज़ लेट करवाती हो और फिर बाद में कहती हो कि आपने मुझे लेट करवा दिया। सुधा, अब तुम बच्ची नहीं हो। मैं अक्सर किचन में नाश्ता बना रहा होता हूँ, तो कम से कम तुम अपने बालों में ब्रश ही कर लिया करो। कॉलेज की तैयारी तो खुद कर लिया करो। खिजर ने उसके लंबे दराज बालों में ब्रश फेरते हुए गुस्से से कहा। सुधा ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में खिजर को देखा, जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, जैसे वो जबरन ये काम कर रहा हो। उसका दिल भर आया। उसने जल्दी से मुड़कर खिजर के हाथों से ब्रश लिया। क्या हुआ? खिजर ने हैरत से उसे देखा। मैं खुद ब्रश कर लूँगी, उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा। अगर यही काम तुम पहले कर लेती तो ख्वामख्वाह मेरा इतना टाइम वेस्ट ना होता। खिजर ने उसके सर पर हल्के से चिप्त मारकर कहा और कमरे से निकल गया। उसका दिल भर आया। उम्मे सुधा, अगर आपने अपने बालों को संवार लिया हो तो प्लीज़ बाहर आकर नाश्ता कर लें। कॉलेज के लिए आप लेट हो रही हैं। बड़ी मुश्किलों से उसने बालों की चुटिया बनाई। तभी खिजर की आवाज़ आई। वो जल्दी से फाइल और बैग लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। खिजर ने टोस्ट उठाते हुए सुधा की तरफ देखा। वो काफ़ी संजीदा लग रही थी। क्या हुआ? मूड क्यों ख़राब है? खिजर ने टोस्ट पर जैम लगाते हुए संजीदगी से पूछा। नहीं तो आपको खामखा वहम हो गया है, उसने कप लबों से लगाते हुए जवाब दिया। वहम और मुझे? हमारी शादी को इतना अरसा तो हो चुका है और मैं तुम्हें इतना तो समझ ही चुका हूँ कि किस वक्त तुम्हारा मूड कैसा होता है और क्यों। खिजर ने उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा। सुधा ने झिझक कर अपना हाथ खींच लिया। खिजर उसकी झिझक को समझता था, इसलिए बुरा माने बगैर कप उठाकर चाय पीने लगा, मगर उसकी पुरसोच नज़र सुधा पर थी, जो सर झुकाए किसी उलझन में लग रही थी। अरसल को मिस कर रही हो? खिजर की बात पर उसने सर उठाकर खिजर की तरफ देखा। आंखों में नमी सी उतरने लगी थी, इसलिए वो फौरन सर झुका गई। चलें, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। सुधा ने आंसुओं को पीकर जल्दी से मौजू बदल डाला और उठने लगी। तभी खिजर ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा दिया। तुमने नाश्ता तो किया ही नहीं, सिर्फ एक कप चाय पीकर कॉलेज जाओगी? मैंने इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है, मेरा दिल रखने के लिए ही थोड़ा सा खा लिया करो। खिजर ने अपने लहजे को हद दर्जा खुशगवार बनाकर कहा, तो वो जल्दी से टोस्ट उठाकर खाने लगी। खिजर मुस्कुराते हुए सुधा की तरफ देखने लगा। वो उदास लग रही थी, मगर उसके लेट होने की वजह से उसने पूछने का इरादा था फिलहाल तर्क कर दिया।
6:30 बजे वो ऑफिस से लौटा और अपने पास मौजूद चाबी से उसने दरवाज़ा खोला। घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। अमूमन इस वक्त सुधा लाउंज में टीवी देख रही होती थी, मगर आज वो लाउंज में नहीं थी। वो परेशानी से बेडरूम की तरफ बढ़ा। सुधा बेड पर बैठी अपने सामने मुख्तलिफ मैगज़ीन फैलाए देख रही थी। उसे इत्मीनान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, आज आप आधा घंटा लेट हैं। सुधा ने टाई को साइड पर रखकर कड़े अंदाज में पूछा। अच्छा, तो हमारा इंतज़ार हो रहा था, खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या, मैं इस कदर बोर होती हूँ, कुछ करने को नहीं होता। मैं सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम घूम कर आपका इंतज़ार करती हूँ। सुधा की बात पर उसे खुशगवार हैरत हुई। बोर क्यों होती हो? तुम्हारी तफरीह के लिए टीवी है। माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हो, इसलिए रिसाले पढ़ा करो। कोर्स की किताबें जो तुम्हारी तवज्जो की मुंतज़िर हैं, इनको कभी देख लिया करो। वो शरारत से बोला। मुझे सब पता है, टीवी और किताबों से मैं बातें नहीं कर सकती। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, ढेर सारी। उसकी बात पर खिज़र हंस पड़ा। उफ, इसका मतलब है आज फिर जान छोड़ते छोड़ते लेट सोने का प्लान है। खिज़र ने शरारत से कहकर कपड़े उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो बाहर निकला तो किसी सोच में गुम नजर आई। उसने गला खंकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो बुरी तरह चौंकी। अब चुप क्यों हो? तुम तो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी ना? खिज़र ने खामोशी से सुधा को दिलचस्पी से देखा, जो कभी बोल बोल कर उसका सर खा जाती थी, मगर शादी के बाद वो यकसर बदल गई थी। ज़्यादातर वो चुप रहा करती थी। कभी कभार वो अपनी पुरानी जोन में लौट आती, मगर ये भी बहुत कम बार ही हुआ था। खिज़र ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए सोचा। वो बुरी तरह चौंकी, फिर खाली खाली नज़रों से खिज़र को देखने लगी। सुधा, क्या हुआ? बोलो ना, तुम मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। उसकी थोड़ी उठाकर उसे मुतवज्जो किया। नहीं, कुछ खास नहीं, उसने सर झटक कर कहा, मगर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, जिन्हें छुपाने के लिए उसने उठना चाहा, मगर खिज़र ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाज रखा और तभी वो फूट फूट कर रो दी। खिज़र बुरी तरह परेशान हुआ था। सुधा, क्या हुआ? खिज़र उसके चेहरे से हाथ हटाने लगा, मगर वो ज़्यादा शिद्दत से रो दी। सुधा, क्या हुआ आखिर? प्लीज़ मुझे मेरा कसूर बता दो। सुधा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, मगर इस तरह रो मत। खिज़र सचमुच घबरा गया था। मुझे अरसल भाई बहुत याद आ रहे हैं। कितने दिन हो गए हैं, इन्होंने एक फ़ोन भी नहीं किया। वो रोते हुए बोली तो खिज़र को इत्मीनान हुआ कि वो उसकी वजह से नहीं रो रही। इतनी सी बात पर यूँ रो रही हो? अरसल ज़रूर बिज़ी होगा, वरना वो भला तुम्हें भूल सकता है? तुम उसकी इकलौती बहन हो। खिज़र ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे बहलाया। वो मुझे सचमुच भूल गए हैं, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, कहते के साथ ही वो शिद्दत से रोने लगी। खिज़र दुख से उसे रोते देखने लगा। ऐसा क्यों सोचती हो? सब तुमसे प्यार करते हैं, अरसल की तो जान है तुम में। आजकल वो जॉब की वजह से बिजी है, इसलिए कॉल नहीं कर रहा, वरना पहले कैसे हर वीकेंड पर फ़ोन किया करता था। हानी बाजी और खदीजा बाजी भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। क्यों सोचती हो ऐसा? खिज़र ने उसका सर उठाकर उसके आंसू पोंछे। सुधा जो सुनना चाहती थी वो तो खिज़र ने कहा भी नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ सुधा, रोना बंद करो। हम अभी डिनर के लिए जाएंगे और वहीं आइसक्रीम भी खाकर आएंगे। खिज़र ने उसे खुश करने के लिए कहा, और वाकई वो खुश भी हो गई थी। सच में, मगर आप तो थके हुए हैं। खुशी से बोलते अचानक उसे खिज़र की थकन का ख्याल आया। कोई थका हुआ नहीं मैडम, इसलिए जल्दी से उठें। खिज़र ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाया। वो और अरसल दो ही बहन भाई थे। वालिद उसकी पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। वो अम्मी और अरसल भाई की मोहब्बत में पली बढ़ी थी, और वो अरसल भाई से पूरे 8 साल छोटी थी। अरसल भाई के एक ही जिगरी दोस्त मीर खिज़र थे, जो एक बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। खिज़र जो खुद वालिदैन जैसी नेमत से महरूम था, इसलिए अरसल के घर आकर उसकी अम्मी से बातें करके उसे सुकून मिलता था। खिज़र की सिर्फ 2 ही शादीशुदा
بہنیں تھیں جو شادی کر کے ایران میں سیٹل تھیں۔ خضر خود پڑھائی کی غرض سے کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ اور ارسل ساتھ ہی MBA کر رہے تھے۔ MBA کے دوران اچانک ایک دن امی معمولی بخار میں انہیں تنہا چھوڑ گئیں۔ یہ سانحہ ارسل اور سودا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، مگر ارسل اس نے اس دوران سودا کو سنبھالا، اسے پیار محبت سے بہلایا۔ وہ جو ہر وقت شرارتیں کیا کرتی تھی، امی کے جانے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ خضر دکھ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا جو کبھی سوال کر کر کے اسے زچ کر دیا کرتی تھی، مگر اب پہروں ایک جگہ بیٹھ کر آنسو بہاتی۔ امی کی وفات کے 4 مہینے بعد ارسل کو ایک دوست کی توسط سے امریکہ میں بہت اچھی جاب کی آفر ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ خود بھی اسی تگودو میں تھا، مگر اب اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سب دوستوں نے اسے سمجھایا کہ کتنی زبردست جاب کو مت چھوڑو، مگر وہ سودا کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ رشتہ دار کوئی تھے نہیں، جو تھے وہ دوسرے ملکوں میں تھے۔ اب بہن کو چھوڑے بھی تو کس کے پاس؟ تب وہ مجبور ہو کر خضر کے پاس آیا۔ کیا تم میری بہن سے شادی کرو گے؟ ارسل کی بات سن کر وہ کچھ بول نہ سکا۔ ارسل، کیا کہہ رہے ہو یار؟ سودا بہت چھوٹی ہے، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے ارسل کو باور کروایا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، میں تمہاری فیلنگز بھی سمجھ سکتا ہوں، مگر میں اس وقت بہت مجبور ہوں۔ خضر نے اپنے دل میں اس کے دکھ کو شدت سے محسوس کیا۔ تم پلیز پریشان مت ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تم ایک بار سودا سے اچھی طرح پوچھ لو۔ خضر نے ارسل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا، میری بہن کے لیے تم سے بہتر لڑکا مجھے کہیں بھی نہیں مل سکتا تھا، میں بہت خوش ہوں۔ پھر ارسل کے جانے سے پہلے آنن فانن شادی کی تیاریاں کی گئیں۔ سودا کو ارسل نے بہت محبت سے سمجھایا کہ وہ جلد ہی لوٹ آئے گا اور ہر روز فون کرے گا۔ سودا نے خضر کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر اتنی جلدی شادی پر خوب روئی۔ ارسل کے پریشان ہونے پر کے بعد میں وہ چپ ساتھ گئی تھی۔ وہ مجھے ذرا گرامر سمجھا دیجیے۔ خضر آفس سے آنے کے بعد فریش ہو کر ٹی وی دیکھ رہا تھا، تبھی وہ پاس آ کر آہستگی سے بولی۔ خضر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارسل کے جانے کے بعد اس کا دل پڑھائی سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ عموماً خضر کے کہنے پر ہی وہ کتابیں کھول لیا کرتی تھی، ورنہ زیادہ وقت رسالہ یا ٹی وی میں مگن رہتی تھی۔ میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ خضر نے مسکراتے ہوئے ٹی وی بند کیا۔ اللہ نہ کرے، سودا نے بے ساختہ کہا۔ خضر نے خوشگوار حیرت سے اس کے دہل جانے کو دیکھا تھا۔ اب آ بھی جاؤ، کیا سمجھنا ہے؟ خضر نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھایا۔ وہ مجھے انگلش گرامر سمجھ میں نہیں آتی، اتنی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، وہ منہ بسور کر بولی۔ خضر کو اس وقت بہت پیاری اور معصوم لگی۔ یار تم پہلے آ جاتی، میں سمجھا دیتا، خواہ چھوٹے سے دماغ پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ تمہارا یہ شوہر کس مرض کی دوا ہے؟ خضر نے شرارتی انداز میں کہہ کر پین تھام لیا۔ سودا نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا۔ اسے برا منہ بناتے دیکھ کر خضر بھرپور انداز میں مسکرایا، پھر نوٹ کھول کر اسے سمجھانے لگا۔ خضر، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سودا کی پرسوچ آواز پر اس نے سمجھانا فی الوقت چھوڑ کر براہ راست اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ الجھی لگ رہی تھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ خضر نے پین پر کیپ لگا کر نوٹ بک میں رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ کیا سارے بلوچ مرد 2 شادیاں کرتے ہیں؟ سودا کی بات پر اس کا دل چاہا زوردار کہکا لگائے، مگر اپنی اس سوچ پر فی الحال عمل کرنے کے بجائے اس نے سنجیدہ شکل بنائی۔ یہ تم سے کس بے وقوف نے کہا ہے؟ خضر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پلیز بتائیں نا، وہ بضد ہوئی۔ یار صرف بلوچ نہیں، مرد چاہے کسی بھی قوم کا ہو، اگر وہ 2 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی آر نہیں۔ مذہب اسلام نے مرد کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ ناجائز عیش و عیاشی کرنے کے بجائے جائز طریقے سے نکاح کرے۔ ویسے یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ بھی دوسری شادی کریں گے کیا؟ سودا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خضر نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا لیا۔ فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں، تم ایک ہی 10 پر بھاری ہو۔
बस आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बकौल तुम्हारे बलोच मर्द 2 शादियां करते हैं, तो मैं भी आखिर को बलोच हूँ। जाहिर सी बात है इस रीत को आगे बढ़ाऊंगा। उसने मजाक में भी इस संजीदगी से किया कि सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर इस वक्त उसने वजाहत करने के बजाय उसे समझाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई, थैंक यू। उसने नोटबुक खिजर से लेकर बंद कर दी। वो किसी सोच में बुरी तरह गलता थी। खिजर ने उसकी उलझन को बखूबी महसूस किया। हमेशा वो खिजर की बोलती बंद कर दिया करती थी, मगर आज उसने सुधा की बोलती बंद कर दी थी। वो मुस्कुराने लगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं तंग आ गई हूँ अपने बालों से। मैं शोल्डर कट करवा लेती हूँ, मुझसे नहीं सुलझते इतने बड़े बाल। खिजर तो साइड पर रख रहा था, तभी वो बालों में ब्रश फंसाए गुस्से से बोली। उसके बालों में ब्रश पूरी तरह जकड़ा हुआ था। खिजर की हंसी छूट गई। वो काफी हमनक और गुस्से में लग रही थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? ब्रश यूं बालों में फंसा क्यों लिया? वो अपनी हंसी जब्त करके उसकी तरफ बढ़ा, जो बुरे बुरे मुंह बना रही थी। खिजर ने ब्रश निकालना चाहा, मगर वो बुरी तरह फंसा हुआ था। आप इस तरह करें, कैंची से बाल काट कर निकाल दें, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सुधा के कहने पर उसने आहिस्तगी से बाल सुलझाना चाहे ताकि उसे तकलीफ ना हो। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले आया। बेड पर बिठाकर उसके बाल सुलझाने लगा। आप कैंची से काट लेना, सुधा झुंझलाते हुए बोली। शट अप। अगर अब तुमने कैंची का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खिजर ने बुरी तरह डिपटा। वो सहम सी गई। जिंदगी में कभी भी बाल काटने का मत सोचना, समझी? उसने खिजर को बहुत कम गुस्से में देखा था, इसलिए वो काफी हैरान थी। तभी उसने ब्रश निकालकर उसके बालों को नरमी से ब्रश करना शुरू कर दिया था। लड़कियों का हुस्न उनके बड़े बालों में होता है, वरना परकटी लड़कियां भला किस काम और किसको अच्छी लगती हैं। खिजर ने ब्रश उसे पकड़ाया। आपको मेरे बाल अच्छे लगते हैं? उसने दिल में खुशी महसूस करते हुए उससे पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। मेरी सुधा की खूबसूरती में ये 4 चांद लगा देते हैं। खिजर ने मसरूफियत से कहकर किचन की राह ली, मगर वो खुशी से खिल उठी। मेरी सुधा, वो इस लफ्ज पर अटकती हुई थी। वो मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में घूमकर अपनी कमर से काफी नीचे दराज और सिल्की बालों को देखने लगी, जो उसे हमेशा जान का बवाल लगा करते थे, मगर आज एक जुमले की वजह से उसे अपने बाल खूबसूरत और हसीन लगने लगे थे। सुबह की वजह से वो काफी खुश थी। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा ही नहीं हो रही थी। इसलिए कॉलेज से आकर फ्रेश होने के बाद वो शादी का एल्बम देखने लगी, जिसमें हर जगह उसका मुंह फूला हुआ था। इस तरह अचानक शादी पर भला वो कहाँ खुश होती। इसलिए अपनी नाराजगी के इजहार के तौर पर वह हर जगह इस तरह पोस्ट किए हुए थी जैसे किसी ने उसे मारकर बिठाया हो। मगर उसके बावजूद हर वक्त सादा रहने वाली सुधा को जब बलूची महरून सूट में मेकअप और जेवरात से सजाया गया, तो उसके मासूम हुस्न को देखकर कितने लोग मबहूत रह गए थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। दूसरी तरफ खिजर वाइट शलवार कमीज में बलूची पगड़ी पहने हंसता मुस्कुराता बहुत हैंडसम लग रहा था। हल्की हल्की शेव में वो नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। सुधा ने मोहब्बत से उसकी तस्वीर पर हाथ फेरा। खिजर बहुत खुश लग रहा था। दूसरी तस्वीर, जो बलोची में वलीमे को कहा जाता है, जिसमें उसने वाइट पर्पल कलर का बलोची सूट पहना था। खिजर की बड़ी बहनें हानी बाजी और खदीजा बाजी उसे प्यार कर रही थीं। इन दोनों को सुधा बहुत पसंद आई थी। मुबारकी वाले दिन की तस्वीरों में खिजर काफी संजीदा लग रहा था। एक भी उसकी मुस्कुराती तस्वीर ना थी। अरसल भाई निकाह और रुखसती के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। मुबारकी में भी वो मौजूद ना थे, इसलिए खिजर को दिखावे के लिए मुस्कुराना नहीं पड़ा। सुधा के दिल की कैफियत अजीब होने लगी। उसने कभी इस नुक्ते पर इस तरह से नहीं सोचा था। खिजर खुश नहीं था सिर्फ अपने दोस्त की मजबूर करने पर इससे शादी कर बैठा था। दिल में दुख आ घिरा। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से एल्बम उठाकर बेड क्राउन की दराज में डाल दिया और उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। खिजर टाई बेड पर उछालकर थकन से बेहाल होते हुए बेड पर आ गिरा।
वालेकुम अस्सलाम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सूदा ने घबरा कर उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसके लम्स को महसूस करके खिजर ने फौरन आंखें खोली और बेअख्तियार उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बगौर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। खिजर के यूं भरपूर अंदाज में देखने पर उसका दिल इस कदर जोर से धड़क उठा, चेहरे पर रंगों का जहां आबाद हो गया। उसकी नजरें आप ही आप झुक गईं। खिजर मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी खिजर का फोन बज उठा। दोनों बुरी तरह चौंके। खिजर ने उठकर पॉकेट से मोबाइल निकाला। वो बहुत गौर से खिजर की तरफ देखने लगी। हाँ शहरियार, मैं नहीं आऊँगा, अकेले आकर मैं क्या करूँगा? तुम प्लीज़ मेरी तरफ से आतिफ से एक्सक्यूज़ कर लेना, ओके? खिजर ने मोबाइल ऑफ करके साइड में रखा। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? कहाँ आने को कह रहे थे? सूदा के पूछने पर उसने रिस्ट वॉच उतारते हुए ज़रा की ज़रा उसकी तरफ देखा। मेरा दोस्त शेरी था, वो मेरी कोलीग आतिफ की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए आज उसने तमाम स्टाफ को विद कपल इनवाइट किया है, इसलिए शेरी पूछ रहा था कि मैं आऊँगा या नहीं। फिर तुम भी अकेली हो? खिजर फ्रेश होने के लिए उठ गया, मगर उससे बिल्कुल भी नहीं उठा गया। यानी खिजर खुद को शादीशुदा जाहिर नहीं करना चाहता, या वो सूदा को बीवी के रूप में सबसे मिलवाना नहीं चाहता। कुछ देर पहले वो जिस चीज़ को खिजर की मोहब्बत समझ बैठी थी, वो मोहब्बत नहीं थी। वो सूदा को सबसे मिलवाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। दिल में वीरानी ने बसेरा कर लिया था। बड़े बेकैफ दिन गुजर रहे थे। खिजर के इस दिन की हरकत ने उसे बहुत दुखी कर दिया था, मगर वो अब बड़ी हो गई थी, ये उसका ज़ाती ख्याल था, इसलिए अपने लहजे को नॉर्मल ही रखा था। मगर खिजर उसकी रग रग से वाकिफ़ था, इसलिए ये बात भी उससे पोशीदा ना रही। मगर उसने सूदा के मूड को अरसल की याद समझकर ज़्यादा पूछ कुछ ना की। मुबादा पूछने पर वो रोने ना लग जाए। शादी के बाद जितने दिन हानी जानी और खदीजा बाजी रहीं, सूदा खुद को खुश जाहिर करती रही। सिर्फ कभी कभार रात को सूसू की आवाज़ पर वो चौंक जाता, पूछने पर नज़ले का बहाना करके सो जाती। मगर इन दोनों के जाने के बाद तो वो ना तो मौका देखती ना महल, हर जगह अम्मी और अरसल को याद करके रोने लग जाती थी। खिजर हर तरह से उसका ख्याल रखता था, मगर वो बहुत रूड हो गई थी, इसलिए खिजर की मोहब्बत को झटक देती, जिस पर बुरा लग जाने के बावजूद वो दरगुजर कर देता। वो बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई, तब वो 17 साल की थी, और वो खुद जब 25 साल का था, वो बहुत फील करता था कि सूदा छोटी है और वो खुद उससे कितना बड़ा। उम्रों में इतना ज़्यादा गैप ना था, मगर सूदा को देखकर उसे लगता जैसे उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। वो खुश नहीं है। उस दिन संडे की वजह से ना उसे ऑफिस जाना था, ना ही सूदा को कॉलेज, इसलिए रोज़ की तरह इनके फ्लैट में अफरा तफरी के बजाय खामोशी छाई हुई थी। वो सुकून से सो रहा था, तभी फ़ोन की बेल बज उठी। फ़ोन सेट सूदा के बेड साइड पर रखा था। वो सूदा के डिस्टर्ब ना होने का सोचकर उठना चाहता था, मगर उससे पहले ही सूदा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। सूदा की चीख पर वो समझ गया कि दूसरी तरफ अरसल ही है। भाई, मैं आपसे सख्त खफा हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भूल ही गए। खिजर ने उसके लहजे में खफगी महसूस करके फ़िलहाल खुद को सोता जाहिर किया, ताकि वो अपने भाई से शिकवे शिकायत कर सके। चंदा, मैं भला अपनी प्यारी सी मासूम बहन को भूल सकता हूँ? और ये क्यों कहा कि अकेला? वो मौसूफ तुम्हारे शौहर साहब कहाँ हैं? अरसल ने हंसते हुए पूछा। वो यही हैं, मगर मैं आपके बगैर खुद को बहुत अकेला फील करती हूँ। आप मेरे अपने हैं, वो दुख से बोली। दूसरी तरफ खिजर के दिल में बेचैनी छा गई। ऐसा क्यों सोचती हो? खिजर अब तुम्हारा ज़्यादा अपना है, वो तुम्हारा शौहर है, तुमसे प्यार करता है। अरसल मोहब्बत से समझाने लगा। नहीं करते वो मुझसे प्यार, बस आप आ जाए, मेरा दम घुटने लगा है यहाँ। सूदा रूहानसी हो गई। सूदा, चंदा क्या हुआ? क्या खिजर तुमसे बुरी तरह बिहेव करता है? उसने कुछ कहा है तुमसे? अरसल परेशान हो गया था। तभी उसे भी एहसास हो गया उसने छोटी सी बात पर दूर बैठे अरसल को खामखा परेशान कर दिया। नहीं तो खिजर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कभी मुझे डांटा भी नहीं, मगर मैं अब आपको बहुत मिस करती हूँ। आप क्या मुझे मिस नहीं करते? उसने जल्दी से बात संभाली। ओह,
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं सोच में पड़ गया कि खिजर का नेचर तो काफ़ी लविंग और केयरिंग है, उसने ऐसा क्या कर दिया जिस पर हमारी नन्ही परी नाराज़ है। अरसल मुतमईन सा हो गया। उसका दिल चाहा कि कह दे कि केयरिंग तो है मगर लविंग तो उसने खुद पर कंट्रोल किया। गुड़िया, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मगर जॉब की वजह से कुछ अरसे तक आ नहीं सकता। तुम इस दौरान अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो और खिजर को बिल्कुल भी तंग मत करना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये तुम्हारे मोहतरम शौहर कहाँ हैं? ज़रा इनको फ़ोन दो, मैं ज़रा अच्छी तरह इसके कान खींच लूँ। मेरी बहन को तंग करता है। अरसल ने मसनूई गुस्से से कहा तो वो डर गई। प्लीज़ भाई, आप उनसे कुछ मत कहें, उसने आहिस्तगी से कहा ताकि खिजर सुन ना सके। अच्छा यार, नहीं कहता, बड़ा ख्याल है अपने खिजर का। अरसल हंस पड़ा। अब दो फ़ोन खिजर को। जी, उसने अरसल को कहकर धीरे से खिजर का कंधा हिलाया। सुनिए, उठ जाए, अरसल भाई का फ़ोन है। सुधा की आवाज़ पर फ़ोन उसके हाथ से ले लिया और बैकग्राउंड से टेक लगाकर खुश दिली से अरसल से बातें करने लगा। सुधा उस पर नज़र डालकर वॉशरूम में चली गई। अरसल से बात करके वो फ्रेश हो गया था मगर उसके बावजूद सुधा की बात ने दिल में इर्ताश पैदा कर दिया था। उठ जाए, नमाज का टाइम हो गया है, उसने सोए हुए खिजर का कंधा हिलाया। वो मुंदी मुंदी आंखों से सुधा के पुरनूर सुरापे को देखने लगा, फिर उसकी बात समझकर जल्दी से उठ बैठा। थैंक्स यार, तुमने उठा दिया, वरना आज भी नमाज कज़ा हो जाती। खिजर अपने बालों में हाथ फेरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सुधा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, चाबी मेरे पास है, ओके? उसके सलाम फेरने पर टोपी पहनकर निकला। वो नमाज पढ़कर किचन में आ गई और फिर उससे कल रुबाब बाजी का गूंदा हुआ आटा निकालकर साइड में रख दिया। कल सामने वाली रुबाब बाजी ने उसे आटा गूंदना सिखाया था। सिखाते सिखाते वो सारा आटा खुद ही गूंद गई थी। अब उसे पराठे बनाने थे जो काफ़ी मुश्किल काम था, मगर कोशिश करने से तो कुछ भी किया जा सकता है। ये तो सिर्फ पराठे थे। उसने चाय बनाकर फ्लास्क में डालकर रख दी और तवज्जो से पेड़े बनाने का कारनामा अंजाम दिया। बेलने के बाद उसने डर डर कर उसको तवे पर रख दिया। शुक्र था कि हाथ नहीं जला। उसने पराठे पर ढेर सारा घी डाला। सुधा, कहाँ हो तुम? बेडरूम से खिजर की परेशानी में डूबी आवाज़ आई। वो शायद ये तवक्को कर रहा था कि सुधा नमाज के बाद बिस्तर में घुस गई होगी। अब उसे ना पाकर परेशान सा हो गया। मैं यहाँ हूँ, किचन में। उफ, उसने घी से भरे पराठे को पलटना चाहा, तभी गरम गरम घी उसके हाथ पर छलक पड़ा। उसके हाथ से चिमटा गिर पड़ा और वो दर्द से नीचे बैठ गई। सुधा, क्या हुआ तुम्हें? खिजर उसे किचन के फर्श पर बैठे देखकर चीखकर उसकी तरफ आया। कुछ नहीं, बस जरा घी हाथ पर। दर्द के मारे उससे कुछ बोला ही नहीं गया और आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। ओह नो, तुम्हारा हाथ तो काफ़ी जल गया। किसने किया था ये सब करने को? खिजर परेशानी से बोलकर उसका हाथ देखने लगा। फिर चूल्हा बंद करके वो उसे यूं ही नाजुक आबगीने की तरह बेडरूम में लाकर करीम लगाकर नरमी से उसके हाथ पर मलने लगा। सुधा अपना सारा दर्द भूलकर एकटक उसी मोहब्बत से खिजर को देखने लगी, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, जैसे सुधा के नहीं उसके हाथ जले हों। वो खिजर के इस दर्जा मोहब्बत पर आबदीदा सी होकर बेअख्तियार उसके सीने से सर रखकर फूट फूट कर रो दी। खिजर बुरी तरह घबरा गया। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। सुधा के इस तरह रोने पर उसका दिल चाहा कि वो सुधा के गिर्द अपने बाजू हाइल करके उसे अपने होने का, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, मगर कोशिश के बावजूद भी वो ये ना कर सका। सुधा, ये क्या बेवकूफ़ी है, क्यों रो रही हो? खिजर ने खुद पर पहरे बिठाकर उसका सर अपने सीने से हटाया और सख्ती से कहा। वो किसी भी कमज़ोर लम्हे का शिकार नहीं होना चाहता था। खिजर के रवैये पे वो हैरत और दुख से उसे देखने लगी। वो काफ़ी संजीदा लग रहा था। सुधा बेअख्तियार ही उससे दूर खिसकने लगी। खिजर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो रोते हुए बेड पर करवट बदलकर सर तक कंबल तान गई। सुधा, सॉरी, तुम्हें बात बुरी लगी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, वो रोते हुए चिल्लाई। खिजर ने दुख से उसे देखा। सुधा, तुम्हारे हाथ पर अभी मैंने सही से करीम लगाई ही नहीं है, बाद में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी।
वो किसी सूरत भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, और ख़ास तौर पर जब उसे खिज़र की ज़्यादा ज़रूरत थी। नहीं होगी तकलीफ़, थैंक यू, आपने अपना फ़र्ज़ निभा लिया। मैं अरसल भाई को कह दूंगी कि आपने उनकी बहन का बहुत ख्याल रखा है, दोस्ती का हक अदा कर दिया है। अब प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें। वो रोते हुए उसका दिल दुखा रही थी और वो भारी होते दिल के साथ बेडरूम से निकला। वो कैसे समझाता इस बेवकूफ़ लड़की को कि वो अपने दिल में उसके लिए किस कदर मोहब्बत का जज्बा रखता है, मगर साथ में अपने जज्बों को अयां करने से भी डरता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुधा अपनी पढ़ाई से महरूम हो जाए। वो जानता था कि सुधा उसकी है, मगर बस कुछ सालों बाद जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, अरसल ने जाते जाते बड़ी आस से कहा था, खिज़र तुम बहुत अच्छे हो, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बहन का बहुत ख्याल रखोगे। अभी वो बहुत छोटी है, बहुत सारी बातों को नहीं समझती, प्लीज़ हो सके तो उसे पढ़ने देना। वो तुम्हारी बीवी है, मगर प्लीज़। आगे अरसल से कुछ भी कहा नहीं गया, मगर वो बखूबी समझ गया था और उसने अरसल को यकीन दिलाया था कि वो सुधा को आगे पढ़ने से नहीं रोकेगा और ना ही उसके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। सुधा प्लीज़, सॉरी यार, अब मैं कान पकड़कर सॉरी करता हूँ, खिज़र ने उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा। वो आज ऑफिस भी नहीं गया था, दोपहर होने को आई थी, मगर सुधा का गुस्सा बरकरार था। तभी वो कंबल हटाकर उठ बैठी। खिज़र ने सुकून का सांस लिया, उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थीं। खिज़र के दिल को कुछ हुआ। सुधा, ये क्या हालत बना ली, मुझे हाथ मत लगाएं, आपका लम्स जहर लगता है मुझे। वो बदतमीज़ी से बोल कर दूर हुई थी। खिज़र ने उसकी बदतमीज़ी को माइंड नहीं किया, वो गुस्से में थी और गुस्से में इंसान क्या बोलता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। अरसल भाई ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया, ऐसे इंसान के पल्ले बांध दिया जो सिर्फ अपनी ड्यूटी में मेरा ख्याल रखना, मुझे पैसे देना, मुंह पर पानी के छपाके मारते हुए। उस पानी में उसके आंसू भी शामिल थे। वो बाहर निकली तो खिज़र खाने की टेबल पर उसके आने का मुंतज़िर था। वो खिज़र पर नज़र डाले बगैर तौलिया उठाकर मुंह साफ करने लगी। सुधा, आओ खाना खा लो, खिज़र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं खाना, वो तड़प कर बोली और जाने लगी, मगर इससे पहले ही खिज़र ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर सोफे पर बिठाया। वो बेअख्तियार दर्द के मारे सी करके रह गई। उसने जले हुए हाथ को खींचा था। ओ नो, सॉरी। खिज़र शर्मिंदा सा हो गया और उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। दाएं हाथ पर कुछ ब्राउन निशान पड़े थे, जबकि बायां हाथ ज़्यादा जला था। वो दुख से उसके हाथों को देखने लगा। तभी उसने अपने हाथों को खींचा। छोड़ें, मुझे ज़रूरत नहीं आपकी हमदर्दी की, उसने हाथ छुड़ाकर तलखी से कहा। चुप हो जाओ, अब अगर तुमने कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। खिज़र सख्ती से बोलकर उसके हाथों पर क्रीम लगाने लगा। वो चुपचाप शाही नज़रों से खिज़र को देखने लगी, जो बड़ी मोहब्बत और नरमी से उसके हाथ पर क्रीम लगा रहा था। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। कभी हद से ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो जाता और अगर वो मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ती तो वो दूर हो जाता। सुधा के बुरे और बदतमीज़ी भरे रवैये पर नरमी से पेश आता और जब कभी वो खिज़र की तरफ से मोहब्बत से बढ़ने लगती तो वो गुस्सा हो जाता और झटक कर उसकी मोहब्बत को बेवकूफ़ी गिन डालता। आज ऑफिस में हानी बाजी ने फ़ोन किया था। दूसरे दिन खिज़र ने ऑफिस से आकर फ्रेश होने के बाद टीवी देखते हुए बताया। वो करीब ही सोफे पर बैठी मैगज़ीन देख रही थी। इस इत्तला पर खुश हो गई। क्या हानी बाजी ने और क्या कहा? वो मैगज़ीन बंद करके पूरी तरह मुतवज्जो हो गई। खिज़र ने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखा। वो कल आ रही हैं। क्या? सच में? मजाक तो नहीं कर रहे? खुशी से बेहाल होते वो खिज़र के पास ही आ बैठी। नहीं यार, मैं क्यों मजाक करूँगा? असद लाला एक काम के सिलसिले में आ रहे हैं तो इनके साथ हानी बाजी ने भी आने का प्लान बना लिया। खिज़र संजीदगी से बोला, ओह कितना मज़ा आएगा, मैं हानी बाजी से ढेरों बातें किया करूँगी। खिज़र ने उसके मासूम सी ख्वाहिश पर मोहब्बत से देखा। वो अकेले रहकर उकता गई थी। किस टाइम आएंगी हानी बाजी? वो बेहद खुश थी। यही कोई 11 बजे तक खिज़र ने टीवी पर नज़र जमा कर कहा, ओह ज़बरदस्त, हानी बाजी के आने पर
मैं सिर्फ बलोची कपड़े पहना करूँगी। खदीजा बाजी ने कितनी मोहब्बत से मेरे लिए खूबसूरत कढ़ाई वाला ड्रेस भिजवाया था, मगर मैंने एक बार भी नहीं पहना। अब कल वही वाला पहनूंगी, ठीक है ना? उसने खिज़र को मुखातिब किया। मगर तुम तो कहती हो तुम्हें इतने भारी काम वाले कपड़ों में उलझन होती है। खिज़र ने उसकी तरफ देखकर पूछा। कोई उलझन नहीं होती, मैं आराम से पहन लूँगी। इतने ज़बरदस्त तो कपड़े हैं, कितनी खूबसूरती से शीशे लगे हैं। वो उठकर बेडरूम में चली गई तो वो भी उठकर उसके पीछे चला आया। खदीजा बाजी ने उसकी बरी में काफ़ी खूबसूरत बलूची कढ़ाई वाले ड्रेसेस दिए थे, जो एक बार पहनने के बाद इसी तरह रखे थे। खिज़र ने काफ़ी दफ़ा उससे पहनने को कहा था, मगर फिर वो उलझन होती है कहकर टाल दिया करती थी। अब वो बड़ी मोहब्बत से निकाल निकाल कर रख रही थी। खिज़र बैकग्राउंड से टेक लगाकर दिलचस्पी से उसकी हरकतों को देख रहा था। दूसरे दिन उसने ऑफिस की छुट्टी की थी और नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद वक्त गुजरने के लिए वो टीवी खोलकर बैठ गया। सुधा सुबह से बेडरूम में पता नहीं क्या क्या कर रही थी। बलोची ड्रेस वो रात को ही प्रेस कर चुकी थी। अब पता नहीं वो किस नौयत की तैयारी कर रही थी कि मुख्तलिफ चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर तो वो बर्दाश्त करता रहा, फिर उठकर बेडरूम की तरफ बढ़ा ताकि मालूम हो सके कि वो क्या कर रही है। मगर बेडरूम के दरवाजे पर आकर वो खटक कर टिक गया। सुधा स्काई ब्लू बलोची कढ़ाई वाले ड्रेस में अपने लंबे बालों को खोले होश गुम कर देने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो मबहूत सा होकर उसे देखने लगा। गोल्ड के खूबसूरत नेकलेस और झुमकों में उसका चेहरा दमक रहा था। वो बेअख्तियारी में कितने पल यूं ही उसे देखता रहा। खिज़र, देखे मेरे बाल। सुधा ने उसे लाउंज में समझकर तेज़ आवाज़ में बुलाना चाहा, मगर खिज़र को दरवाजे के पास खड़े देखकर उसकी बात अधूरी रह गई। तभी वो भी चौंक कर संभला। क्या हुआ? वो खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए बोला, मगर उसकी नज़रों ने सुधा के चेहरे से हटने से इनकार कर दिया। क्या हुआ आपको? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? खिज़र की नज़रों से घबराकर वो खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखने लगी। वो कहना चाहता था कि देखना है तो खुद को मेरी आंखों में देखो, जहां साफ तौर पर लिखा है कि तुम आज दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हो। मगर उसने खुद को सख्ती से रोका। अच्छी लग रही हो, अब जल्दी से तैयारी को समेटो। खिज़र ने खुद पर कंट्रोल करते हुए मसरूफियत भरे अंदाज में कहा, मैं कहाँ से देर लगा रही हूँ, आप मेरी छुट्टियाँ बना दीजिए, फिर तो मैं तकरीबन तैयार ही हूँ। सुधा ने जल्दी से कहकर ब्रश उसे थमाया। वो सुधा की खूबसूरत सिल्की बालों को देखने लगा। कड़ा इम्तिहान था ये उसके लिए। तुम खुद कर लो, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, वो संजीदा सा कहकर पलट गया और वो हैरत से उसकी पुश्त को देखने लगी। मगर वो खिज़र के रवैये में अचानक आ जाने वाली पसंदगी को समझ ना सकी। फिर हानी बाजी के आने के बाद भी उसने खुद पर खिज़र की नज़रों को महसूस किया था। इस सोच के आते ही कि उसका दिल खुशगुमान हो गया था, अलग ही लय पर धड़कने लगा था। मगर ये खुशी आर्जी ही थी। रात को कमरे में आते ही खिज़र ने जो कहा था वो सुनकर उसका खुशगुमा दिल धड़कना भूल गया था। जाओ कपड़े चेंज कर लो, आइंदा मेरे सामने बलोची ड्रेस में मत आना। दिन में पहनना है तो पहन लो, मगर रात में कपड़े चेंज कर लेना। खिज़र सख्ती से बोलकर करवट बदल गया, मगर वो खिज़र के बात सुनकर टूट गई थी। आपको कोई एतराज़ नहीं हुआ जब आपके शौहर ने दूसरी शादी की? सुधा ने हैरत से हानी बाजी से पूछा। एतराज़ की क्या बात है? मैंने इन्हें बखुशी इजाज़त दे दी, क्योंकि शादी के इतने सालों में मैं इन्हें औलाद ना दे सकी। औलाद के लिए मैंने खुद उनकी शादी करवा दी। बाजी बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर उसे ये किसी तौर हज़म नहीं हुआ। तभी बेचैनी से खिज़र के आने का इंतज़ार करने लगी। खिज़र ने भी उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया था। तभी उसके उठते ही वो भी टीवी लॉन ऑफ करके कमरे में चला आया। वो खिज़र की ही मुंतज़िर थी। खिज़र ने एक भरपूर नज़र ब्लैक बलोची ड्रेस पहने सुधा पर डाली, जो किसी उलझन में गिरफ्तार लग रही थी। क्या हुआ? कोई बात करना चाहती हो?
वो रिस्ट वॉच उतारते हुए पूछने लगा। जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो बेड पर बैठकर कुशन गोद में रखकर बोली। खिजर सर हिलाकर बेड पर आ बैठा और बगौर उसे देखने लगा। पूछो। खिजर के कहने पर वो खिजर की तरफ देखने लगी। आप मुझसे बोर तो नहीं हो गए? व्हाट, बोर? और तुमसे? ये क्या बेवकूफ़ाना सवाल है। सुधा की बात पर वो झटके से सीधा होकर चीखा, फिर फौरन अपने लहजे का एहसास करके नरमी से बोला, मैं तुमसे क्यों बोर होने लगा? तुम कोई घिसा पिटा ड्रामा हो या हिस्ट्री की बुक जो मैं बोर हो गया? यानी आप मुझसे बोर नहीं हैं? फिर अगर शादी के 3-4 साल के बाद हमारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ तो क्या औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेंगे? सुधा की बात पर वो जो नीम तराज था झटके से सीधा हो बैठा। वो क्या बोल रही थी, इसे उसकी सोच पर हंसी आई। वो तो काफ़ी मासूम और बेवकूफ़ थी। उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या बोल रही है, वरना ये कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत ना होती। सुधा क्या क्या सोचने लगी हो, पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा भर दिया है। खिजर मुस्कुराकर आराम से लेट गया। उल्टा सीधा नहीं, हानी बाजी से बात करके आ रही हूँ। मैं हानी बाजी की तरह हरगिज़ हौसले वाली नहीं हूँ। मैं आपको हरगिज़ शादी करने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं अपने शौहर को बटा हुआ नहीं देख सकती। सुन लिया आपने? वो दाएं हाथ को उठाकर सख्ती से बोली। हाथ उठाने से उसकी कलाई में मौजूद सोने के कंगन खिजर की तवज्जो खींचने लगे। खिजर ने बेअख्तियार नज़रें हटाई। ये वो कंगन थे जो शादी की रात खिजर ने रोनुमाई में दिए थे, जो इस वक्त सुधा ने देखने के बाद टेबल पर रख दिए थे, जिस पर उसे बहुत दुख हुआ था। अब वही उसकी कलाई में अपनी बहार दिखा रहे थे। ओके यार, सुन लिया अच्छी तरह, अब सोने दो। खिजर के सोने के बाद वो भी कुछ सोचते सोचते सो गई थी। वो रीलिंग के पास खड़ी होकर नीचे देख रही थी। तभी खिजर गाड़ी से निकलता नजर आया। अपने सिल्की बालों में हाथ फेरकर उसने गाड़ी को लॉक किया। खिजर को देखकर वो जल्दी से रीलिंग के पास से हटकर दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। विश आते के जैसे ही खिजर ने दरवाज़ा खोला, वो बेअख्तियार मुस्कुराकर बोली। खिजर ने खुशगवार हैरत से सुधा को देखा। खुश आमदेद करने का ये स्टाइल उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। किसने सिखाई? खिजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानी बाजी ने। इतने अरसे में पर मैं आपसे इतना नहीं हुआ कि मुझे बलूची ही सिखा दें। बाद में मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। उसके पीछे बेडरूम में आते हुए बोली तो वो हैरत से सुधा की तरफ देखने लगा। प्रॉब्लम की होगी? मैं उर्दू में तुमसे बात करता हूँ, बलूची में तो नहीं। वो नासमझी से कहकर शूज़ उतारने लगा। मैं आपकी नहीं, मुन्ने की वजह से कह रही हूँ, वो बेड पर बैठते हुए बोली। खिजर ने हैरत और सवालिया अंदाज में सुधा की तरफ देखा। मुन्ना? मुन्ना कौन? वो जल्दी से पूछ बैठा। अरे हमारा मुन्ना, और किसका? बाद में इस बात पर लड़ाई होगी कि वो उर्दू बोलेगा या बलूची। इससे अच्छा है कि मैं भी बलूची सीख लूँ। आप उससे बलूची में बात करें और मैं सिर्फ आपकी शक्ल देखूं। नहीं, मैं पहले ही सीख लूँगी। जब वो स्कूल जाने लगेगा तो हम उर्दू में बात कर लिया करेंगे। सुधा की मासूमियत पर वो बेअख्तियार हंस पड़ा। वो वाकई बहुत ही छोटी और मासूम थी। वो कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं बलूची सीख लूँगी। उसके वॉशरूम से निकलते ही सुधा फिर से शुरू हो गई। उसने उमड़ आने वाली हंसी को रोका। क्यों नहीं, मैं खुद इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूँगा। वो शरारत से बोलकर बेड पर दराज हो गया। नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी जुमले सीख गई हूँ। देखें, एक जुमला आपकी तारीफ में, आप बहुत अच्छे हैं। ताहू बास शरे। वो बलोची में इस तरह बोल रही थी जैसे कोई अंग्रेज़ उर्दू बोल रहा हो। वो मुस्कुराने लगा। सच में सुधा मैं अच्छा हूँ। खिजर मोहब्बत पाश नज़रों से सुधा की आंखों में देखने लगा, जिनमें खुद को डूबता महसूस कर रहा था। तो मुझे पागल कर दोगी तुम? वो बलूची में बोला था, इसलिए जुमले का मफहूम न समझ सकी, मगर उसकी आंखों में आंच देते जज्बे उससे मख्फी न रह सके। अभी आपने क्या कहा? मुझे इसका मतलब बताएं। वो ज़रा दूर होकर बोली तो वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया था। इसका मतलब मैं तुम्हें किसी और दिन समझाऊंगा। खिजर की बात पर वो सर हिलाकर बेडरूम से निकली। इतना बोलने वाली सिर्फ उसकी नज़रों से ब्लश हो गई थी। वो दिल खोलकर
مسکرانے لگا۔ فون کی بیل پر وہ جو مختلف فائلوں میں الجھا ہوا تھا فوراً سیدھا ہو کر فون اٹھانے لگا۔ دوسری طرف ارسل تھا۔ کیسے ہو یار؟ اور کیسی ہے میری بہن؟ ارسل مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہاری بہن بالکل تم پر گئی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، خضر ہنستے ہوئے بولا تو دوسری طرف ارسل کا زوردار کہکا ابھرا۔ یار وہ تو ہے، ویسے یار تم دونوں مجھے ماموں کب بنا رہے ہو؟ یار ابھی کہاں، سودا بہت چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، چھوٹے بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں سنبھالے گی؟ اسے چھوٹے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں یہ نہیں بتایا اس نے؟ وہ تو محلے والوں کے بچے پکڑ کر لایا کرتی تھی۔ کتنی بار تو میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں کسی صورت بھی شادی کر لوں تاکہ میرے بچے اس کی تنہائی دور کریں۔ وہ تو میں بال بال بچ جاتا۔ ارسل ہنس پڑا۔ ویسے یار تیرے ساتھ رہ کر کھانا بنانا تو سیکھ لیا اس نے یا نہیں؟ نہیں یار چھوٹی ہے، ابھی خوامخواہ ہاتھ جلا بیٹھے گی، وہ فکر مند لہجے میں بولا تو دوسری طرف ارسل ہنس پڑا۔ یار خضر تم بھی حد کرتے ہو، میں نے اپنی بہن کا خیال رکھنے کو کہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے ہاتھ کا چھالا ہی بنا کر رکھو۔ تم اس پر ذمہ داری نہیں ڈالو گے تو وہ کب بڑی ہوگی؟ بیوی ہے وہ تمہاری، بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہو اسے؟ ارسل نے اسے بری طرح ڈانٹا۔ یار دل نہیں مانتا اس سے کام کروانے کو، خضر نے اپنی مجبوری بتائی۔ اف خضر تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، اب میری باتوں پر غور کرنا۔ اور ارسل اسے اچھی طرح سمجھا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ خوش خوش سا گھر لوٹ آتا تھا، مگر سودا کو غصے میں سامان پیک کرتے دیکھ کر وہ اپنی خوشی بھول کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ سودا کیا کر رہی ہو؟ وہ سودا کا کندھا پکڑ کر بولا۔ وہ چھوڑے مجھے، میں اب یہاں نہیں رکوں گی، ارسل بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اگر انہوں نے مجھے نہیں رکھا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، مگر کبھی آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی، وہ روتے روتے سختی سے بولنے لگی۔ خضر اپنی جگہ حیرت زدہ سا اس کے الفاظ اور رونے کا سبب ڈھونڈنے لگا۔ آج خلاف معمول ان میں کوئی جھڑپ بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کل، پھر اس طرح کیوں بول رہی تھی؟ بات کیا ہے؟ کیا ہے میں نے؟ کیوں اس طرح بول رہی ہو؟ اور پلیز رونا تو بند کرو، خضر اس کے پاس بیٹھ کر بہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں آپ جیسے دوغلے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جو بیوی کے ہوتے ہوئے غیر لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہو۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مجھے طلاق دیجیے۔ سودا طلاق کا لفظ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر وہ کوشش کے باوجود سودا کے پھول جیسے چہرے پر نہ مار سکا، بس بے بسی سے اپنے پہلو میں گرا دیا۔ کس نے کہا ہے تم سے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں؟ خضر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر محبت اور نرمی سے بولا۔ وہ جو خضر کے ہاتھ اٹھانے پر ساکت تھی پھر سے رونے لگ گئی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر خضر نے ان پر اپنی مضبوط گرفت جما رکھی تھی، اس لیے وہ ناکام ہو کر رہ گئی۔ میں نے خود آپ کو آج ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج میں فائزہ کے گھر نہ جاتی تو آپ کا اصل روپ کبھی نہ دیکھ پاتی۔ اس کی بات پر خضر بے اختیار ہنسا تھا۔ سودا نے روتے ہوئے حیرت سے خضر کو ہنستے دیکھا اور شدت سے رو دی۔ اف سودا تم بھی نہ یار، آج میں ارسل کی وجہ سے ماہم سے ملنے گیا تھا، وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ ارسل نے تو مجھے آج مروا ہی دیا تھا۔ اس کی نیا پار کراتے کراتے میری ہی نیا ڈوبنے لگی۔ خضر کی بات پر وہ رونا بھول کر حیرت و بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ جھوٹ مت بولے، آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یار بے وقوف بنانے کی کیا بات ہوئی، وہ تو تم آلریڈی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا تو میں تمہاری ارسل سے بات کروا دیتا ہوں، یا کچھ دن انتظار کر لو، وہ خود ہی آ رہا ہے، یہی بتانے گیا تھا میں ماہم کے پاس۔ کیا ارسل بھائی آ رہے ہیں سچ میں؟ وہ ساری بات چھوڑ کر اس پر چیخ پڑی۔ خضر نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں آج آفس فون کیا تھا ارسل نے، اس سیٹرڈے کو اس کی فلائٹ ہے۔ او زبردست، مگر بھائی نے میرے لیے بھابھی بھی ڈھونڈ لی، مجھے کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ خوش ہونے کے بعد وہ روحانسی ہو گئی۔ یار سودا
اب اس طرح बुरी बुरी शक्लें तो मत बनाओ, माहम बहुत अच्छी लड़की है। MBA के दौरान ही अरसल ने उसे प्रपोज किया था और उसके पापा के कहने पर ही वो अच्छी सी जॉब के लिए अमेरिका चला गया था, मगर अब वो आ रहा है। खिज़र ने उसके हाथों को नरमी से दबाते हुए कहा, मगर मेरा दिल फिर भी साफ नहीं हुआ। मुझे यकीन है आप दूसरी शादी ज़रूर करेंगे। वो रूहानसी होकर फिर से अपना खदशा जाहिर कर रही थी। उफ, ये तुमसे किस स्टूपिड ने कहा है कि बलोच 2 शादियां ज़रूर करते हैं? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसका गला दबा दूंगा। खिज़र गुस्से से चीखा। उसके मसनूई गुस्से को सचमुच समझकर वो डर सी गई। मैं अपनी दोस्त का गला दबाने नहीं दूंगी। उसने नॉवल और ड्रामों में जो देखा है मुझे बताया है, उसने डरते डरते बोला। वैसे उसने एक बात तो तुम्हें बताई नहीं। खिज़र गंभीर लहजे में उसकी आंखों में देखकर बोला। क्या? वो खिज़र की नज़रों की ताब ना लाकर इधर उधर देखने लगी। यही कि बलोची मर्द साथ में बहुत रोमांटिक भी होते हैं, एक बार जिस पर दिल आ जाए फिर उसी के हो जाते हैं। वो खिज़र की बात पर ब्लश सी हो गई और हाथ छुड़ाने लगी। वो मुस्कुराकर उसके चेहरे के रंगों को देखने लगा। नहीं, गलत, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मुझे उस दिन कैसे अपनी दोस्त की पार्टी में लेकर नहीं गए? मुझे लोगों से मिलवाकर शर्मिंदगी होती है ना आपको? वो दूर खिसकते हुए शिकवा करने लगी। वो यार पार्टी में इसलिए नहीं लेकर गया था क्योंकि तुम बहुत छोटी और वहाँ कुलीग्स की वाइफ एक दूसरे से आने वाली खुशखबरी के बारे में पूछती रहती हैं, और मैं तुम्हें इसलिए ले जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे क्या पता कि तुम खुद इस बारे में सोच रही हो। वो आखिर में शरीर हुआ, मगर वो नासमझी से खिज़र की बात समझने की कोशिश कर रही थी। उसको उलझन में देखकर खिज़र हंस पड़ा। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ रहकर तुम सब कुछ समझ जाओगी। खिज़र ज़ुमैनी लहजे में बोला। आज तुम्हारे भाई से मैंने तुम्हारी खूब शिकायतें लगाई हैं, अब इस लड़की को सुधारने का अज़म कर लिया है। खिज़र मुस्कुराते हुए बोला। मैं कोई बिगड़ी नहीं हूँ, मुझ जैसी बीवी अगर आप चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। खिज़र की बात पर वो बुरा मानकर धौंस से बोली। मैं चिराग लेकर क्यों ढूंढने निकलूं? मेरे पास ऑलरेडी इतनी खूबसूरत, प्यारी और बेवकूफ़ सी बीवी है। खिज़र के लहजे की गंभीरता को महसूस करके वो धड़कते दिल के साथ भागने लगी, मगर खिज़र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उम्मे सुदा, मैं खिज़र हैदर तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खिज़र ने झुककर सरगोशी की। वो खुशी के मारे गिंग सी हो गई। क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? वो आप दीदा सी होकर बेअख्तियार खिज़र के कंधे पर अपना सर रख गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उम्मे सुदा, बहुत ज़्यादा। खिज़र ने मोहब्बत से उसके गिर्द अपना हिसार बांध दिया।